बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर आतिफ महमूद। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। बच्चे, लास्ट जो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था, अगर आपने वो नहीं सुना तो उसको ज़रूर सुने। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लेटेस्ट अपडेट्स कोर्स के हवाले से और तैयारी के हवाले से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है प्रोडीजी के नाम से। ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आने वाले दिनों में तमाम कोर्स एफएससी का यहाँ पर लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी तैयारी बोर्ड पैटर्न के हवाले से कर सकते हैं। एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आपको लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए ये करेंगे। बहरहाल अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अब बच्चे, सबसे पहले जो साइंस का नॉलेज था, इंसान जो भी देखा करता था, जो भी सोचा करता था, वो सारा कुछ लिख दिया करता था या एक्सप्रेस कर दिया करता था। जो भी कुछ देखा जाता था, लिखा जाता था, उसे हम नेचुरल फिलॉसफी कहते थे। यानी कि जो पहली बार साइंस को नाम दिया गया वो था नेचुरल फिलॉसफी, यानी कि स्टडी ऑफ नेचर। फिलॉसफी एक ग्रीक वर्ड है। बच्चे, साइंस की जो बुनियाद है वो ग्रीक्स ने रखी थी। आज से 4000 साल पहले जो पहले साइंटिस्ट, साइंस के फंडामेंटल साइंटिस्ट हम जिनको कहते हैं, जिन्होंने बुनियाद रखी, वो ग्रीक्स के थे। तो इसलिए ज़्यादातर वर्ड्स आपको फिजिक्स में सिंबल जो है वो ग्रीक्स के मिलते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर वर्ड है फिलॉसफी। फिलो मीन जो होता है लव, एंड सफी मीन, जो लव है यहाँ पर वो वाला बिल्कुल नहीं है जो आप अपने अम्मी अबू से करते हैं। लव फॉर स्टडी, इस वर्ड को इसलिए चूज किया गया क्योंकि नेचर से जुड़ी हुई स्टडी को करना था, तो नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया गया। पहले जब इंसान सोचता था और लिखता था तो नॉलेज बहुत कम था और एक शख्स के लिए इस लिखे हुए को पढ़ना और याद करना बहुत आसान था। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, वो सोचता गया, साइंस बढ़ती गई, इसको याद करना, पढ़ना मुश्किल होता चला गया। और उसके बाद जो भी नॉलेज लिखा हुआ था वो सही है या गलत, इसको साबित करना बहुत मुश्किल होता गया। लेकिन उसके बाद इस नेचुरल फिलॉसफी ने सफ़र किया साइंस तक का, और इस साइंस ने एक नई बेस प्रोवाइड की, जो कि जितना भी नॉलेज अपने अंदर रखती है साइंस, वो एक्सपेरिमेंट्स, फैक्ट्स यानी कि हकीकत की बुनियाद के ऊपर तमाम चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है, तब जाकर उस नॉलेज को शामिल किया जाता है साइंस के अंदर। लेकिन साइंस का नॉलेज बेटे बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको बेसिकली जिन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वो दो हैं। एक है आपके पास फिजिकल साइंसेस और दूसरा है आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेस। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल साइंसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि हर वो चीज जो कि जिंदगी जीती है, सांस लेती है, वो जिसकी कोई लाइफ होती है, वो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर आ जाती है। लेकिन हमारा कंसर्न बायोलॉजिकल साइंसेस से नहीं है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंसेस से निकली हुई एक शाख है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी फिजिकल साइंसेस को। फिजिकल साइंसेस क्या है, यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। फिजिकल साइंसेस है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। आप बच्चे अगर गौर करें अपने यूनिवर्स के ऊपर, आप जिस वक्त जिस कमरे में बैठे हुए हैं, तो अगर गौर करें कि इस कमरे के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स हैं। सबसे पहले लिविंग थिंग्स के बारे में सोचें
तो आप अपने आप को इमेजिन कर लें, आपके कमरे में घूमती हुई चींटियाँ, पतंगे, छोटे छोटे हशरात, ये जो चीज़ें हैं यानी कि हशरात हैं, आप हैं, ये 2 से 3 चीज़ें ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो कि आपको लिविंग थिंग्स में नज़र आती हैं। लेकिन अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर गौर करें, तो आपके कमरे की दीवारें, पंखा, लाइट्स, सोफ़े, फर्नीचर, सारा कुछ आपको जो नज़र आ रहा है, टीवी नज़र आ रहा है, ये सारे आ जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। अगर आप इस ज़मीन के ऊपर देखें, तो लिविंग थिंग्स के ऊपर जब हम गौर करने लगते हैं, तो हमें नज़र आते हैं ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और चंद इंसेक्ट्स और प्लांट्स। इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बाकी तमाम हिस्सा इन चीज़ों के अलावा, जैसा कि आपके डेज़र्ट्स हैं, आपकी मिट्टी है, आपकी ज़मीन खुद, आप जिस प्लैनेट का हिस्सा हैं, आप जिस सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, आप जिस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, जिस गैलेक्सी का हिस्सा हैं, ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर आती हैं। तो बच्चे देखा आपने, जैसे आपने अपने कमरे में गौर किया, आपको चंद चीज़ें नज़र आईं जो कि लिविंग थिंग्स थी, बाकी तमाम 99% चीज़ें तकरीबन आपको नॉन लिविंग नज़र आ रही होंगी। ऐसे ही आप अपनी ज़मीन के ऊपर भी जब गौर करने लगते हैं, तो आपको 99% चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स नज़र आती हैं। और यूनिवर्स के ऊपर जाते हैं, तो आपको ये लगता है कि हमें पता है अब तक हमें इस ज़मीन के अलावा कहीं भी लाइफ़ के साइन नहीं मिले। तो यानी कि बाकी तमाम स्टार्स के ऊपर लिविंग थिंग्स मौजूद ही नहीं है सिरे से, जबकि ज़मीन से 300 गुना बड़ा सूरज है, उतने बड़े सूरज के ऊपर कोई लाइफ नहीं है। तो इसका मतलब है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो आपकी लिविंग थिंग्स से 99.99999% ज़्यादा हैं। इसलिए मेरे बच्चे जो फिजिकल साइंसेज हैं, इनकी स्टडी बहुत अहम हो जाती है लिविंग थिंग्स के हवाले से। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बायोलॉजिकल साइंसेज पढ़ें ही ना, जो बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट सुन रहे हैं वो डिसार्ड ना हो, वो भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर वो ना हो तो हम फिर जिंदा कैसे रहेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कौन सी बीमारी की क्या दवाई है। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसी की तारीफों के पुल बांधेंगे। तो बहरहाल फिजिकल साइंसेज की तरफ आते हैं। फिजिकल साइंसेज को बेसिकली कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो साइंस है, इसका नॉलेज बहुत बड़ा था, एक शख्स के लिए याद रखना मुश्किल था। तो अब फिजिकल साइंसेज का एक शख्स के लिए पढ़ना मुश्किल है। इसको मजीद चंद ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो पहली है वो है फिजिक्स, जो दूसरी है वो है केमिस्ट्री। मैं चंद ब्रांचेस के नाम यहाँ पर लिखूंगा, इस तरह और भी कई ब्रांचेस हैं। केमिस्ट्री, और उसके बाद जो है एस्ट्रोनॉमी, और उसके बाद जो है जियोलॉजी। हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम स्टार्स के बारे में, जियोलॉजी के अंदर हम ज़मीन कैसे बनी हुई है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो फिजिकल साइंस है, इसका मतलब है ये बहुत बड़ा नॉलेज है और इसको और कई ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। उसमें से हम जिसको पढ़ने लगे हैं वो है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, सबसे पहले हम इस फिजिक्स की डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स क्या है? जो रटी रटाई डेफिनेशन है, पहले मैं वही लिख देता हूं, फिर हम उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं। स्टडी ऑफ branch of physics which deals with the study of matter, energy and their relation। यानी कि हम फिजिक्स के अंदर इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ने लगे हैं, मैटर, एनर्जी, और इनके आपस में ताल्लुकात क्या हैं, इनकी क्या कोई रिश्तेदारी है, ये एक दूसरे के सास ससुर हैं क्या हैं, एक दूसरे के इनके ताल्लुकात आपस में हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, तभी हमें समझ आएगी कि मैटर और एनर्जी क्या है। लेकिन बच्चे फिजिक्स की डेफिनेशंस याद कर लेना काफ़ी नहीं है, इसके एक एक वर्ड के ऊपर हमें ज़रा डीप सोचना पड़ेगा। तो इसमें दो चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं वो है मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशन। उसमें सबसे पहले आप ये बताएं कि मैटर क्या होता है। यकीनन बच्चों के दिमाग में 7वीं 8वीं क्लास की डेफिनेशन घूमना शुरू हो चुकी होगी। यार वो चीज़ जो कि वजन रखती है, जगह घेरे, ये सारा चीज़ें। तो मैटर जो है, ठीक है, हम इसको कह देते हैं कि पहली वो चीज़ विच हैव
सम मास, और दूसरा फिजिकल वॉल्यूम। फिजिकल वॉल्यूम क्या होता है? मैटर हर उस चीज को कहते हैं जिसका कुछ मास हो और उसका फिजिकल वॉल्यूम हो। मास से क्या मुराद है? यानी कि आप अगर गौर से देखें तो हम जब चीनी लेने के लिए जाते हैं तो हम उसे कहते हैं हमें 5 kg चीनी दे दी जाए। तो इसका मतलब है चीनी जो है उसका एक मास है, तो इसका मतलब है वो किससे ताल्लुक रखती है? मैटर से ताल्लुक रखती है। और उसका कोई वॉल्यूम भी है। हाँ, अगर 5 किलो चीनी को एक बर्तन के अंदर कंटेन कर दिया जाए तो उसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा जो कि बदल नहीं सकता, अगर आप उसको चाय में डालकर पी ना लें तो। ठीक है जी। तो फिजिकल वॉल्यूम यानी कि जो हमें महसूस हो सके। तो मैटर की जो टाइप्स हैं उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, जो आपने बचपन में पढ़ी हुई हैं। एक इसकी टाइप है सॉलिड, जैसे मैंने आपको चीनी की एग्जांपल दी, तो ये एक सॉलिड है। एक इसकी टाइप है लिक्विड। तीसरी जो इसकी टाइप है वो है गैसेस। अब बच्चे यकीनन ये कह रहे होंगे कि सर सॉलिड का तो हमें समझ आ रहा है कि इसका एक मास होता है और इसका एक फिजिकल वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स का भी बात समझ में आ रही है कि उसको हम तौल सकते हैं, उसका एक वॉल्यूम होता है, खास तौर पे 1 लीटर दूध है जैसे उसका कोई एक फिक्स वॉल्यूम है। ऐसे ही जो गैसेज हैं, जैसे चलें आए गैसेस को डिस्कस करते हैं, क्या ये मैटर है? जैसा कि चलें आए मैं अपने हाथ के ऊपर गैसेस को रख रहा हूँ, इस वक्त मेरे हाथ पे 2 किलो हवा है, तो क्या आपको फील हो रही है? आप अपने हाथ को रख कर देखें, 2 किलो हवा, इसको कोई मास है? तो फिर हम इसको मैटर में क्यों लेकर आते हैं? यकीनन बच्चों, इसको हमें समझने के लिए ज़रा और डीप जाना पड़ेगा। आप अगर एक सिलेंडर अपना गैस का भरवाने जाते हैं तो आप उसको पहले वज़न करवाते हैं कि मेरे सिलेंडर का वेट कितना है। यकीनन सिलेंडर लोहे का बना हुआ है तो उसका 5 किलो या 6 किलो जो भी वेट है वो आपने करवा लिया। अब आप उसके अंदर गैस भरना शुरू करते हैं तो आपको वेट बैलेंस के ऊपर क्या नज़र आता है कि उस सिलेंडर का मास बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है मेरे बच्चों, गैस एक ऐसा मैटर है जिसका मास हम इसे आसानी के साथ मालूम नहीं कर सकते, हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए। तो क्या उसका कोई वॉल्यूम भी है? अगर आपका गैस का सिलेंडर 10 किलो का है तो आप यकीनन यही कहेंगे कि उस 10 किलो सिलेंडर के ऊपर अगर गैस भर दी जाए 15 किलो तो फिर वो फट सकता है। तो यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि उसका भी क्या है, एक फिक्स वॉल्यूम है। तो इस वजह से बेटा हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को, तीनों को रखा हुआ है किसके अंदर? मैटर के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड चीज को, वो है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? आप अगर इसके ऊपर गौर करें, एनर्जी ये किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है इसे हम कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की जो सलाहियत होती है इसे एनर्जी कहा जाता है। अब जो एनर्जी है, आपने आम अपनी ज़िंदगी के अंदर कौन-कौन सी चीज़ों के अंदर एनर्जी का रिलेशन देखा है, काम करने की सलाहियत देखी है? एक तो आप अपने अंदर देखें, आपके अंदर काम करने की सलाहियत होती है, आप खाना खाते हैं तो आप काम कर सकते हैं। तो ये जो आपके अंदर काम करने की सलाहियत है, यही आपकी एनर्जी है। और अगर एक पहलवान को देखें तो उसके अंदर काम करने की एनर्जी ज़्यादा है, और एक कमज़ोर शख्स को देखें तो उसके पास काम करने की एनर्जी क्या है? कम है। तो एनर्जी, अब हम ये कहाँ देखते हैं कि मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है? एनर्जी को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम आगे जाकर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसकी कौन-कौन सी टाइप्स हैं। लेकिन अभी हमारा क्या मकसद है ये देखना कि मैटर और एनर्जी का कोई ताल्लुक भी है। कहाँ पर हमें नज़र आता है? तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चे, एटम बॉम्ब की। एटम बॉम्ब, जब एटम बॉम्ब नहीं फटता तो वो यूरेनियम से बना हुआ है। तो यूरेनियम का क्या होता है? एक मास होता है। जब वो फट जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, तो यकीनन उससे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि मैटर और एनर्जी का क्या है? कोई रिलेशनशिप है। मैटर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि जो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ये कन्वर्ट हो सकते हैं किसके अंदर? एनर्जी के अंदर, जैसा कि हमने एग्जांपल देखी है एटम बॉम्ब की। लेकिन आपने कहाँ पर कभी जिंदगी में देखा कि एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर के अंदर? यकीनन आपके दिमाग में कोई एग्जांपल नहीं आ रही होगी मेरे बच्चों। लेकिन आप जब सेकेंड ईयर में 19 चैप्टर को, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में आप देखेंगे कि जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है
इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स के अंदर, यानी कि मास में कन्वर्ट हो जाती है। बहरहाल वो सेकेंड ईयर का टॉपिक है तो इसको हम वहीं डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपको जो याद रखना है अभी वो ये है कि मैटर और एनर्जी एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं और इनका आपस में क्या है, कोई रिलेशनशिप है। आइंस्टाइन ने इन दोनों को, एनर्जी को और मास को, एक इक्वेशन के जरिए भी डिस्क्राइब किया है और वो इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc²। ये जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc², ये आप यूं कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स है। यहाँ पर मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछता हूँ कि विच ऑफ द इक्वेशन डिस्क्राइब अबाउट द फिजिक्स। F इज इक्वल टू ma, P इज इक्वल टू mv, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ए, बी और सी में से आपके दिमाग में कौन सा ऑप्शन आया? यकीनन आप यही सोच रहे होंगे कि कौन सी इक्वेशन के बारे में बताया जाए। तो मेरे बच्चे, अगर आप गौर करें इन तीनों इक्वेशंस के ऊपर और एमसीक्यूज की स्टेटमेंट के ऊपर, मैंने कहा है कि कौन सी इक्वेशन है जो कि डिस्क्राइब करती है फिजिक्स को, यानी कि F इज इक्वल टू एम में फोर्स, फोर्स क्या है बच्चे, एक एनर्जी है, और मास M क्या है, वो एक मैटर है। ऐसे ही P इज इक्वल टू एम बी में मोमेंटम क्या है, आपके पास एनर्जी है, और M क्या है, एक मास, यानी कि मैटर की बात हो रही है। और तीसरी इक्वेशन में भी आपको यही नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये तीनों इक्वेशंस ही किसको डिस्क्राइब कर रही हैं, फिजिक्स को। लेकिन हाँ, इसका डी ऑप्शन बनेगा, वो है ऑल ऑफ द अबव। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं विच इक्वेशन डिफाइन फिजिक्स, तो ए एफ इज इक्वल टू एम ए, बी पी इज इक्वल टू एम बी, सी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो अब आप यहाँ पर भी यही सोच रहे होंगे कि शायद ये तीनों ऑप्शन ही इसका आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैंने जो वर्ड यूज किया डिस्क्राइब की जगह, वो क्या यूज किया बच्चे, डिफाइन, यानी कि कौन सी इक्वेशन है जो एग्जैक्टली फिजिक्स की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरती है। दैट इज E इज इक्वल टू mc², यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आएगा, वो होगा E इज इक्वल टू mc², जो कि एग्जैक्टली बताती है कि फिजिक्स इज अ branch of science which deals with the study of matter, energy and their relationship। उनका रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के अंदर, कि एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है किसके अंदर, मास में, और मास कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, एनर्जी में। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के अंदर कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है और आपने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब हम जो नेक्स्ट चीज सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में, कि जब हम फिजिक्स पढ़ने लगते हैं तो हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर जाकर इसको पढ़ना चाहिए, किस लेवल के ऊपर जाकर पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली फिजिक्स जो कि साइंस की एक ब्रांच है, इसे हमने, क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि व्हाट आर मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर फिजिक्स की जगह हम जो वर्ड यूज करते हैं, आपकी बुक ने यूज किया है, वह है साइंस। यानी कि कौन कौन से लेवल्स हैं जिसमें हम जब साइंस को पढ़ने लगते हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो लेवल है इसका, वो है फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स। यानी कि जब हम इस लेवल को पढ़ने लगते हैं तो इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, वो है यूनिवर्स। जब हम पूरी कायनात की स्टडी करते हैं तो वो इस लेवल के अंदर आती है, फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स के अंदर। जो आप गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी फिजिक्स के इस लेवल के अंदर आती है, जिसे हम कहते हैं फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल, यानी कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। जैसा कि आपने एक बिग बैंग थ्योरी पढ़ी हुई है, वो भी फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स के अंदर आती है। ऐसे ही जो दूसरा इसका लेवल है फिजिक्स का, वो है फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। यानी कि दूसरा जो रुख है फिजिक्स का, वो हम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप
पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, आप पढ़ते हैं बैरियॉन्स के बारे में, आप पढ़ते हैं मीजॉन्स के बारे में। ये वो छोटे पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर होते हैं, यानी कि इतने एक्सट्रीमली स्मॉल लेवल के ऊपर जब हम चीज़ों को जाकर स्टडी करते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स के अंदर आता है, तो हम कहते हैं ये फिजिक्स का कौन सा लेवल है बच्चे? फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। एंड द थर्ड वन इज फिजिक्स ऑफ मिडल साइज पार्टिकल। एक तो वो लेवल है फिजिक्स का जब हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक वो लेवल है फिजिक्स का जिसमें हम बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक लेवल ऐसा भी है जो ना बहुत बड़ा है ना बहुत ज्यादा छोटा है, वो स्टार्ट होता है मॉलिक्यूल से, यानी कि दो एटम्स जब आपस में मिले तो एक मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल से चलते चलते हम ह्यूमन बीइंग्स तक पहुंच जाते हैं। तो यानी कि मॉलिक्यूल से बड़ी चीज और ह्यूमन बीइंग से जो छोटी चीज है वो फिजिक्स के इस लेवल के अंदर आती है, जिसे हम कहते हैं फिजिक्स ऑफ मिडल साइज पार्टिकल्स। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट आर मेन फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, तो आपने इसका आंसर इसी तरीके से एग्जांपल्स के साथ लिख देना है। उम्मीद करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको चंद चीज़ें बताई, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रिवाइज करें, इनको दोबारा से सुने जिनको ये लेक्चर समझ में नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।